Good morning, everyone. Hope you are doing well in your life. माइक्रो इकोनॉमिक्स न्यू चैप्टर यूनिट हमारी सप्लाई चल रही है, उसी का चैप्टर है सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. अब ये सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये चैप्टर बिल्कुल डिमांड की तरह है. जैसे हमने डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे, ऐसी सप्लाई पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, डिमांड के कर्व पढ़ेंगे, ऐसी सप्लाई के कर्व पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सप्लाई के टाइम पे आप सबको प्रोड्यूसर बनना है. क्या बनना है? प्रोड्यूसर. आपकी थिंकिंग प्रोड्यूसर लेवल की होनी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. सप्लाई इट मीन्स the amount of commodity that the firm are able or willing to offer for sale at particular point of time and given price. इसका मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब कि फर्म मतलब जो बेच रही है वो कितना सामान बेच सकती है या बेचना चाहती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है. लिखना चालू करें. इंडिविजुअल सप्लाई. फिर कुछ ऐसे ही डिवाइड कर देंगे, इधर लिखेंगे मार्केट सप्लाई. लाइंस बना देंगे आप ऐसे करके. और लिखना चालू करेंगे इसके अंदर. इंडिविजुअल सप्लाई का क्या मतलब होता है? मार्केट सप्लाई का क्या मतलब होता है? जब एक फर्म बेचती है उसको इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं, और एक से ज़्यादा फर्म जुड़ के बेचते हैं उसको मार्केट सप्लाई बोलते हैं. बहुत इजी होता है, वैसे पेपर में नहीं आता बट फिर भी पढ़ लो. इट शोज द अमाउंट of a commodity that a particular firm मतलब एक फर्म, particular firm willing to sell at particular price. When all the firms commodity are added at particular point of price, at particular price is known as market supply. स्केड्यूल. एक फर्म ए थी, मार्केट सप्लाई में इज नोन एज मार्केट सप्लाई. एक इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में बता रहे हैं. एक फर्म ए थी, बाजार में एक ने बेचने वाला एक बंदा था, उसका नाम था ए. उससे पूछा गया कि भाई अगर आप 12 रुपये के प्राइस हैं तो कितनी सेल करोगे? तो अब आप सब लोग प्रोड्यूसर बन जाओ. प्रोड्यूसर यानी आपको बेच रहा है. आप महंगा बेचना चाहोगे या सस्ता? महंगा, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा.
तो अगर 12 का बेचा तो 150 मांग रहा है, अब प्राइस कम हो जाए तो आप ज्यादा बेचोगे कम? नहीं, आप क्या बेचना चाहते हो? खरीदने वाला तो सस्ता होगा तो ज्यादा खरीदेगा, आप तो महंगा ही बेचना चाहोगे ना। आज मेरी फीस 3,000 है, कल मैं चाहूंगा 4,000 हो जाए तो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। मैं तो चाहूंगा ना कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, पर वो होगी या नहीं होगी वो तो बाद में पता लगेगा। बट अब चेक करो, जैसे कि 12, जब प्राइस 12 थे तो 150 बेच रहे थे, 10 हो गए तो वो कम बेचेगा नहीं बेचेगा? क्योंकि उसको लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? कम से कम 3 रुपए का। अब वही प्राइस अब कितने हो जाए तो उसको और कम करेगा। तो इसको बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, इंडिविजुअल स्केड्यूल। अब मार्केट स्केड्यूल बनता है तो उसमें क्वांटिटी लिखी गई हमने 12, 10, 8, और सेम तरीके से मैंने इसके अंदर भी क्या कहते हैं 2-3 फर्म को रखा। ये प्राइस है, ये प्राइस है बेटा, गलत लिख दिया था मैंने उल्टा। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी। फर्म ए की क्वांटिटी है ये, फर्म बी की क्वांटिटी है। और जब एक से ज़्यादा फर्म को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या निकलती आती है? क्वांटिटी ऑफ मार्केट। ठीक है। फर्म ए ने तो पहले ही बता दिया था अपना कि भाई मैं इतने रुपए में ये चीज़ बेचूंगा। वो 12 थे तो वो 150 बेच रहा है, 10 थे तो 100, 80। फिर हमने फर्म बी से पूछा, उससे भी कुछ रीज़न थे, ये 100, ये 80, ये 60, कुछ इस तरीके से आए थे। अब मार्केट की निकालते हैं तो भाई फर्म ए की और फर्म बी की क्वांटिटीज को जोड़ दो। 12 पे मार्केट कितना मांगेगा? 250, 180, 140। अगर मैं इसके ग्राफ बनाता हूं, एक बस रफ ग्राफ बना देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ग्राफ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 80 रखा, यहाँ पे 100 रखा, यहाँ पे 150 रखा, यहाँ पे 8 रखा, यहाँ पे 10 रखा, यहाँ पे 12 रखा। तो कुछ जब 12 थी तो 150, जब 10 थी तो 100, जब 8 थे तो ये, कुछ ग्राफ ऐसा बन के आएगा। ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। सेम वे अगर मैं इसका बनाता हूँ फर्म का, वो मार्केट का 250, 180, सॉरी 140, 180, 250। प्लीज़ आप मतलब ये ज़्यादा इस पर दिमाग मत मारिएगा कि ये नंबरिंग्स नहीं है, लाइनिंग नहीं है। एक ग्राफ को आपको तरीका दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्राफ बनता है। ग्राफ इसका सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग कर रहे हैं। लॉ ऑफ सप्लाई से हम अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। ये 8, ये 10, ये 12। जब 12 था तो वो 250 मांग रहा था, मार्केट बेच रहा था। 10 पे 180, 8 पे 140, ठीक है। ये सप्लाई है, यस। यहाँ पे प्राइस आते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे भी प्राइस। प्लीज़ इसको बना लें आप। ओके, अब ये चीज़ हो चुकी है। तब इंपॉर्टेंट हेडिंग डालें जहाँ से चालू होता है चैप्टर, असली मायनों में यहाँ से चालू होता है। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसी का वर्जन है लॉ ऑफ सप्लाई, जस्ट उसका उल्टा होता है। अब लिखना चालू करेंगे आप, ठीक है। बीइंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, when the price rise, quantity supplied rise, and when the price fall, quantity supplied fall. Being other factor remain constant when the price rise, other quantity supplied rise, when the price fall, quantity supplied fall. इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन दिखा रहा है? यहाँ पे there is, very good, there is positive relation,
बिटवीन किस किस के बीच में? वेरी गुड, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट लिखना मत भूलिएगा। नोट, वी डू नॉट यूज increase and decrease words with law of supply. In law of supply decrease और increase word law of supply में यूज नहीं करेंगे। ऐसा मैंने आपको डिमांड चैप्टर में भी लिखवाया था, ऐसा मैंने आपको डिमांड चैप्टर में भी लिखवाया था। सप्लाई स्केड्यूल या शेड्यूल बनाते हैं। प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, 1 2 3 4 सब। क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी है? 2 7 11 14। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्राइस घटते जाएंगे क्वांटिटी घटती जाएगी। ये लिख दें। थोड़ा सा बढ़े आगे या फिर अभी आप लिख रहे हैं? ठीक है, यहाँ तक हटा दूँ, यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसे ग्राफ बनाते हैं। कर्व, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व बनाने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएं। जब प्राइस 1 2 3 4 5 ये प्राइस है, क्वांटिटी 3 के गैप पे बना लीजिएगा। 1 2 3 3 6 9 12 15। जब प्राइस 1 थे क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी बेटा? 2। तो 1 जब प्राइस है 2 3 और 0 के बीच में कहीं आएगा इस जगह पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी कितनी थी बेटा? 6 और 9 के बीच में 8 इधर कुछ पास रहेगा, इस जगह पे रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब प्राइस 3 थे तो 12 के पास थोड़ा सा, और जब प्राइस 4 थे तो 14 कुछ 15 के थोड़ा सा पास। और इन सबको हम जोड़ेंगे फ्री हैंड से तो कुछ एक ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का बनता हुआ आएगा। एस एस, ठीक है। आपको पॉइंट्स भी अच्छे से दिख जाए तो मैं अलग मार्क से कर देता हूं। ठीक है, ये सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व अपवर्ड है और डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, प्लीज को बना लें आप। सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो सप्लाई पे जो डिपेंड होता है वो उसका एक इक्वेशन है। क्वांटिटी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, फिर टेक्नोलॉजी आ जाती है, फिर इनपुट आ जाता है, फिर अदर आ जाता है। ये तीनों जो हैं ये अदर फैक्टर हैं, इसीलिए इनको हमने कांस्टेंट रखा। अदर फैक्टर कौन से हैं? ये अदर फैक्टर। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि ये चेंज नहीं होंगे, और कांस्टेंट का साइन क्या होता है? एक बार बना दिया है मैंने, ठीक है ना। वेयर P इज प्राइस, T इज टेक्नोलॉजी, I इज इनपुट, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, O मतलब अदर फैक्टर। और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अलावा भी।
ठीक है। अब इसके बाद पूछा गया कि भाई रीजंस बताओ राइज इन क्वांटिटी एंड फॉल इन क्वांटिटी, जब प्राइस चेंज होते हैं तो सप्लाई का बढ़ता क्यों है और कम क्यों होता है, उसके रीजंस बताओ। तो पहला रीजन है when there is rise in price, seller sell more goods from old stock। आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है जो 10 रुपए का था, उसके दाम 15 रुपए हो गए, तो आप उसको निकालने की कोशिश नहीं करोगे जल्दी से, क्योंकि आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो सेलर अपना पुराना गुड्स को तेजी से निकालने की कोशिश करता है। एंड वाइसा वर्सा, अगर फॉल वाले में क्या आएगा, वाइसा वर्सा। मतलब क्या चीज कि जब व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइस सेलर सेल लेस गुड्स फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक, या जो भी स्टॉक है उसको भी रोक लेता है, क्योंकि प्राइस पहले 10 थे, अब कितने के हो गए, 8 के, तो आप 2 रुपए कम में बेचना चाहोगे, आप क्या इंतजार करोगे, थोड़ा पैसे बढ़ जाएगा तब बेच लेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे न्यू फर्म्स enter in the market when price rise, which rise the quantity supplied। अब किसी चीज के दाम 10 रुपए थे, अब उसके दाम एकदम 15 या 16 या 17 रुपए हो गए, तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो गया नहीं हो गया। और जब प्रॉफिट ज़्यादा हो गया और आप अकेले कमा रहे थे, तो आपको देखने के बाद 2-4 जने और आ जाएंगे उस जगह पे दुकान खोलने के लिए, और जब वो दुकान खोलेंगे तो आप जो सप्लाई कर रहे हो तो आप तो कर ही रहे हो, साथ के साथ जो नए 4-5 जने आए हैं उनकी भी सप्लाई आ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। When price fall, most of the firm shut down, which reduces the supply। अब एकदम 10 रुपए प्राइस थे, आप अकेले लीडर थे, अब प्राइस 15 आ गए, आपके साथ 4 जने और आ गए, अब एकदम प्राइस 8 रुपए रह गए, तो जो ये सोच के आए थे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिर जो 10 तक पहुंचेंगे, 10 के बाद वो 8 तक है, 8 तक के बाद तो लॉस झेलेंगे, जब तक लॉस झेलेंगे, जब ज़्यादा लॉस नहीं झेल पाएंगे तो उनको अपनी दुकानें बंद करनी ही पड़ेगी, और जब दुकान बंद करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर आप इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो अलीगढ़ में ब्लूबर्ड स्कूल के पास यू कैन विटनेस अ गुड एग्जाम्पल वेयर देयर वॉज वन चाप वाला, द फूड स्टोरीज। और एक्चुअली मैं बोलूं द फूड स्टोरी ही एक ऐसी पॉइंट था जिसने जीटी रोड को बनाया है। आज जितने भी ईडेबल हट्स आ चुके हैं, गणपत टिक्की वाला और ये सारे डब्बू और ये सब कुछ आए हुए हैं, वो फूड स्टोरी की वजह से ज़्यादा था। अदरवाइज जीटी रोड को कोई पूछता नहीं था उस टाइम पे, कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं थी, सब सेंटर पॉइंट पे जाते थे ना। फूड स्टोरी को देखते हुए जब उसकी भीड़ ज़्यादा पॉपुलर हुई तो सारा आया, सारा के साथ फिर बिल्कुल बगल में और कोई आया, फिर उसके साथ चाप की छाप और कितने वैराइटीज ऑफ गुड्स आते गए, पर टिका कोई नहीं। जब फूड स्टोरी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, सडनली सारा आ गया तो उसका प्रॉफिट कम हुआ, सारा का भी प्रॉफिट थोड़ा सा चलने लग गया, दोनों 2 जने मार्केट में 2 प्लेयर हो गए, फिर 2 से 5 हो गए, तो सबके प्रॉफिट गिरने लग गए, क्योंकि कस्टमर तो उतना ही है ना। कस्टमर पहले 1 पे 100 कस्टमर जा रहे थे, अब 2 पे 50-50 जाएंगे, तो 3 पे 33 तो कम होते गए। तो इन दी एंड कुछों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। इसीलिए आप देखते हैं नई जगहों पे कुछ खुल जाते हैं, उसी टाइम पे कुछ 6-6 महीने बाद वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। सर्वाइव कौन कर पाता है? जो पहले से टिका हुआ है। यू हैव सीन क्या कहते हैं रघुवीरपुरी का रोड, जिसमें कितने ईडेबल हट्स खुले और कितने ईडेबल हट्स बंद हो गए। तो इतनी चीज़ें हैं,
तो वो इसी चक्कर में होता है। लोग लालच के चक्कर में एकदम एंटर करते हैं दूसरे का प्रॉफिट देख के, उसके प्रॉफिट को भी हम बेकार कर देते हैं, अपना भी प्रॉफिट बेकार कर देते हैं, फिर हम बाहर निकल जाते हैं इस जगह से। ठीक है, ओके। अब लिखें, हेडिंग डालें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कर्व, ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में कुछ नहीं है, बस ये जो मैंने ऊपर ये चीजें समझाई थी आपको, मतलब इनके बारे में ही हमको लिखना है। ठीक है ना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, when the price rise and fall, quantity supplied rise and fall respectively, being other factor remain constant। अदर फैक्टर को आप चेंज मत करो, कांस्टेंट कर दो। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस घटते हैं तो क्वांटिटी घटेगी। इसको क्या कहते हैं, सप्लाई कर्व का लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं, उसी को हम समझा रहे हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर, दूसरा पॉइंट आएगा देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। देयर इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई कर्व। ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे, व्हाट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे डिमांड चैप्टर में हम पूरा पढ़ चुके हैं, बट आपने उस टाइम पे आप अपने बहुत जॉली मूड में थे, आपको लग रहा था कि आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है, और आज अब मैं डिमांड चैप्टर की चीज़ें बता रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो कि ऐसा, अच्छा ये भी पढ़ाया था हम लोगों को। चेहरों से साफ साफ नजर आ रहा है उस चीज़ में। देयर इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई कर्व, देयर इज मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, there is movement in supply curve, no new supply curve is formed। my notes are enough to crack the exam। आप जितना इतना पढ़ लोगे उतना ही काफ़ी है। बुक्स को पढ़ोगे तो ज़्यादा कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, समझना उसमें भी है, समझना इसमें भी है, बट जो बुक्स 500 600 700 पेज की है, वो नोट्स को हमने 70-80 पेजों में वाइंड अप कर दिया है। पूरी 70-80 भी बहुत ज़्यादा पेज बता रहा हूँ मैं। स्केड्यूल बनाते हैं इसका, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। प्लीज़ आप इसको बिल्कुल मेजरमेंट से मत बनाइएगा, नॉर्मल तरीके से बनाइएगा। ज़्यादा मेजरमेंट मत करिएगा। सप्लाई कर इस तरीके से बना। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से कोई भी पॉइंट पे ऊपर पे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब होता है सप्लाई बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सप्लाई घट गई।
सप्लाई का पार्ट 1 एंड करते हैं, पार्ट 2 हम अगली क्लास में लेंगे। पार्ट 1 को लिखते हैं, पार्ट 1 को एंड करते हैं अलग पॉइंट, दूसरे पॉइंट से। सेकंड पॉइंट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सप्लाई में क्यों यूज होती होगी, कोई बता सकता है? मैंने चैप्टर को पढ़ाने से पहले बोला था कि आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप सबको क्या बनना पड़ेगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को टेक्नोलॉजी का कोई काम है? किस लिए काम होता है? गुड्स बनाने में। अब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो गुड्स अच्छे बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे और कम कॉस्ट पे बनेंगे। और कम कॉस्ट पे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर कम कॉस्ट पे कोई चीज़ बनती है तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा देगी। तो अब प्लीज़ इसको समझते हैं इसी तरीके से। When the technology becomes advanced, when the technology becomes advanced, मतलब अच्छी हो गई। एडवांस का मतलब हो गया जो थी उससे ज्यादा अच्छी हो गई। There will be less wastage। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो वेस्टेज कम होगी नहीं होगी? When technology becomes advanced, there will be less wastage in the production, which reduces the cost। और कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट ज्यादा होगा या नहीं होगा, ये बताओ? reduces the cost and increase the profit। और हमें इतना पता है जब प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा या कम? एंड इंक्रीज द प्रॉफिट विच इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट। There is rightward shift in the curve। कौन सा शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। व्हाट इफ द टेक्नोलॉजी जो हम पे थी वो एडवांस की जगह बेकार हो जाए तो? वेरी गुड। व्हेन टेक्नोलॉजी, बेकार जो होता है वो इंग्लिश में क्या बोलेंगे टेक्नोलॉजी के लिए? डेप्रिसिएशन में पढ़ा है। व्हेन टेक्नोलॉजी बिकम्स, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम टेक्नोलॉजी के लिए। चार्ट लिखाए थे मैंने टेक्नोलॉजी के। इंटेंजिबल एसेट टेक्नोलॉजी, नेचुरल कैलेमिटी फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के लिए बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, नेचुरल रिसोर्स के लिए बोलते हैं डिप्लीशन, इंटेंजिबल एसेट के लिए बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, टेक्नोलॉजी के लिए बोलते हैं ऑब्सोलेट। व्हेन टेक्नोलॉजी बिकम ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब पुरानी हो गई, तब अब वो वेस्टेज ज्यादा करेगी या कम? देयर विल बी मोर वेस्टेज इन द प्रोडक्शन, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? विच इंक्रीज द कॉस्ट। कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा? डिक्रीज द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कम हो रहा है तो प्रोड्यूसर मोटिवेट होगा ज्यादा बेचने के लिए, कम बेचने के लिए? विच डिक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट। समझ में आ गया? कौन सा शिफ्ट दिखाया जाएगा यहां पे? देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और शिफ्ट की वजह से
एक ग्राफ नहीं बनता है, मोर देन वन ग्राफ बनते हैं। देयर विल बी न्यू ग्राफ या न्यू कर्व इन शिफ्ट। शिफ्ट की वजह से न्यू कर्व होंगे ही होंगे। कैसे, प्लीज अब दिखाते हैं। ना अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं और क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बस ऐसी मेजरिंग से नहीं बनेगी। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, हाँ या ना, एस एस। अब प्राइस मैंने इस पूरे स्टेंजा मतलब पैराग्राफ में जो टेक्नोलॉजी पढ़ाई है, इसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला प्राइस चेंज हुए। मैंने कॉस्ट को चेंज कराया, मैंने प्रॉफिट को चेंज कराया, मैंने टेक्नोलॉजी को चेंज कराया, प्राइस को मैंने क्या रखा, सेम। प्राइस कांस्टेंट रहते हैं मेरे इस वाले केस में। प्राइस मेरे यही थे, ये ए पॉइंट, क्वांटिटी मेरी आ गई क्यू। अब टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो कौन सा शिफ्ट होगा, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड कौन सा होगा, ये ए पे या बी पे? ए या बी पे? राइट वर्ड शिफ्ट कौन सा हाथ है, अगर खड़े हो जाए ऐसे करके खड़े हो तो बी पे होगा, ठीक है ना। तो बी पे मैं गया, ये S1 और सेम जगह चेक करो, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा शिफ्ट दिखा रहा है बेटा, वजह क्या थी? बहुत बढ़िया, राइट वर्ड शिफ्ट। टेक्नोलॉजी एडवांस। अब टेक्नोलॉजी बुरी हो जाए तो फिर क्या होगा, जैसे आपके मार्क्स बुरे हैं, ठीक है, S2 अब यहां पे जो शिफ्ट हुआ है ये क्या हुआ, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है। कौन सा शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, वजह क्या है इसकी, ऑब्सोलेट। पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। कल हम और पढ़ेंगे, मतलब अगली क्लास में और करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।